शहर की भीड़, हॉर्न की आवाज और धुएं से भरी हवा से दूर देवगढ़ जिला हमेशा से एक शांत इलाका माना जाता रहा था। पहाड़ियों से घिरा यह इलाका बाहर से जितना सादा और शांत दिखता था, अंदर से उतना ही बंद और चुपचाप रहने वाला था। यहाँ के लोग कम बोलते थे, ज्यादा सहते थे और हालात चाहे जैसे भी हों, उन्हें अपनी किस्मत मानकर आगे बढ़ जाना ही उन्होंने सीख लिया था। देवगढ़ में कोई बड़ी सुर्खियां नहीं बनती थीं, न कोई बड़ा अपराध, न कोई सनसनीखेज मामला। कागजों में यह जिला सामान्य था, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा तूफान वहीं पलता है जहां सब कुछ जरूरत से ज्यादा सामान्य दिखाई देता है। इसी देवगढ़ की कमान संभालने आई थीं आईपीएस अधिकारी आकृति वर्मा। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। वह न तो बहुत सख्त दिखने की कोशिश करती थीं और न ही बेवजह नरमी दिखाती थीं। उनकी वर्दी सलीके से पहनी होती, शब्द नपे तुले होते और फैसले चुपचाप लेकिन साफ होते। आकृति के आने की खबर पुलिस महकमे में औपचारिक थी, लेकिन जिले के आम लोगों के लिए यह बस एक और नाम भर था। उन्होंने पहले भी अफसर आते जाते देखे थे। वर्दी बदलती थी, हालात नहीं। पहले कुछ दिनों में आकृति ने कोई बड़ा आदेश नहीं दिया। वह सुबह ऑफिस आतीं, फाइलें देखतीं, रिपोर्ट पढ़तीं और जिले की नब्ज को समझने की कोशिश करतीं। चोरी चकारी के छोटे मामले, जमीन के झगड़े, पारिवारिक विवाद, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर छोटे जिले में होता है। कहीं कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। लेकिन आकृति जानती थीं कि कागजों पर लिखी कहानी और जमीन पर चल रही कहानी अक्सर अलग होती है, और जो लोग सबसे ज्यादा चुप रहते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा दबे होते हैं। एक शाम वह ऑफिस से निकलने ही वाली थीं कि पुराने रिकॉर्ड रूम के पास काम करने वाला एक छपरासी हिचकिचाते हुए उनके पास आया। उसके हाथ में एक साधारण सा भूरा लिफाफा था। न उस पर कोई नाम था, न पता। बस ऊपर टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, एसपी मैडम के लिए। आकृति ने लिफाफा हाथ में लिया। वह हल्का था, लेकिन अजीब तरह से भारी लग रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे खोल लिया। अंदर एक कागज था, सादा, सस्ता और जगह जगह से मुड़ा हुआ। लिखावट साफ नहीं थी। शब्द टेढ़े मेढ़े थे, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हों। आकृति ने पढ़ना शुरू किया। मैडम, हम केशरपुर गांव के मजदूर हैं। सरकार के काम में महीनों से लगे हैं। सड़क बनाई, नाला खोदा, मिट्टी ढोई, लेकिन हमें हमारी मजदूरी नहीं मिली। प्रधान भानु प्रताप कहते हैं कि पैसा ऊपर से नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि पैसा आ चुका है। हमारे हिस्से का पैसा खाया जा रहा है। अगर हम ज्यादा पूछते हैं तो डराया जाता है। कहा जाता है कि ज्यादा बोले तो अंजाम बुरा होगा। हमारे बच्चे भूखे सोते हैं मैडम। हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। आप ही आखिरी उम्मीद हैं। नीचे कोई नाम नहीं था, कोई हस्ताक्षर नहीं, सिर्फ कुछ धुंधले से निशान थे, जैसे लिखने वाले ने कागज को मोड़ते वक्त भी डर के मारे जल्दी की हो। आकृति ने पत्र को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। हर बार शब्द वही थे, लेकिन उनका असर और गहरा होता जा रहा था। यह कोई औपचारिक शिकायत नहीं थी, यह मदद की गुहार थी, और वह भी ऐसी जिसमें डर साफ झलक रहा था। उन्होंने पत्र मेज पर रखा और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आ खड़ी हुईं। बाहर देवगढ़ की शाम उतर रही थी। बाजार बंद हो रहे थे, लोग घर लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब आकृति को यह सामान्यता खटकने लगी थी। केशरपुर गांव, वह नाम उन्होंने पहले भी रिपोर्ट्स में देखा था। एक छोटा सा गांव, सरकारी योजनाओं में सक्रिय बताया गया। कागजों में सब ठीक था, लेकिन इस पत्र ने उन कागजों पर सवाल खड़े कर दिए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने इंस्पेक्टर राघव मलिक को बुलाया। राघव जिले के पुराने अफसर थे, बहुत कुछ देख चुके थे और बहुत कुछ समझते थे। आकृति ने बिना कुछ कहे वह पत्र उनकी तरफ बढ़ा दिया। राघव ने पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे की रेखाएं सख्त होती चली गईं। उन्होंने पत्र मोड़कर वापस मेज पर रख दिया और धीमी आवाज में बोले, मैडम, केशरपुर का मामला आसान नहीं है। भानु प्रताप सिर्फ गांव का प्रधान नहीं है, उसके संबंध ऊपर तक हैं। अगर सीधे कार्रवाई हुई तो या तो सबूत गायब हो जाएंगे या लोग मुकर जाएंगे। आकृति ने उनकी तरफ देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? राघव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा।
मतलब यह कि कागजों में सब साफ मिलेगा और जमीन पर कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। आकृति फिर से खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। उन्होंने बहुत शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, अगर लोग वर्दी देखकर डर जाते हैं तो शायद वर्दी को पीछे रखना पड़ेगा। राघव ने उनकी तरफ चौंक कर देखा। आप क्या कहना चाह रही हैं मैडम? आकृति ने जवाब देने में देर नहीं की। मैं खुद केशरपुर जाऊंगी, लेकिन एसपी बनकर नहीं। राघव की भौहें तन गईं। आप मतलब? आकृति ने कहा, एक साधारण औरत बनकर, एक मजदूर बनकर। यह सुनते ही राघव सीधे खड़े हो गए। यह बहुत खतरनाक है मैडम, अगर किसी को शक हो गया तो। आकृति ने उनकी बात बीच में ही काट दी। खतरा तब भी है राघव, फर्क सिर्फ इतना है कि इस तरह शायद सच सामने आ सके। कमरे में फिर खामोशी छा गई। यह वह पल था जब एक अफसर ने एक फैसला लिया था, ऐसा फैसला जो फाइलों में नहीं लिखा जाता बल्कि इतिहास में दर्ज होता है। आकृति जानती थीं कि अगर वह इस रास्ते पर बढ़ीं तो वापस लौटने का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन पत्र में लिखे हुए शब्द, भूखे बच्चे और कांपते हाथ, उनके जहन से हट नहीं रहे थे। उस रात आकृति देर तक अपने ऑफिस में बैठी रहीं। देवगढ़ का नक्शा उनके सामने खुला था। उनकी उंगली धीरे धीरे नक्शे पर चलती हुई केशरपुर पर आकर रुक गई। उन्होंने नक्शा मोड़ा, लिफाफा उठाया और उसे अपने बैग में रख लिया। बाहर निकलते वक्त उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर अपनी कुर्सी और मेज को देखा। वही मेज, वही वर्दी। लेकिन उन्हें पता था कि अगले कुछ दिन वह इस वर्दी से दूर रहने वाली हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि केशरपुर की मिट्टी में कदम रखते ही उनकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस गांव को वह सिर्फ एक शिकायत के आधार पर देखने जा रही हैं, वही गांव उन्हें वह सब सिखाएगा जो न ट्रेनिंग में मिलता है और न किताबों में। लेकिन एक बात तय थी, देवगढ़ की यह खामोशी ज्यादा दिन तक यूं ही नहीं रहने वाली थी। कहीं न कहीं कोई न कोई आवाज जल्द ही टूटकर बाहर आने वाली थी, और उस आवाज की शुरुआत अब हो चुकी थी। रात देवगढ़ में धीरे धीरे उतर रही थी, लेकिन एसपी आकृति वर्मा के भीतर जैसे किसी ने एक अलार्म बजा दिया था। वह अलार्म किसी सायरन की तरह तेज नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेचैनी थी जो चुपचाप दिल की धड़कनों के साथ बढ़ती जाती है। ऑफिस का कमरा खाली हो चुका था। बाहर गार्ड की हल्की कदमों की आवाज कभी कभी गलियारे में गूंज जाती, और मेज पर रखा वही भूरा लिफाफा जैसे बार बार उसे याद दिला रहा था कि यह कोई साधारण शिकायत नहीं है। आकृति ने कुर्सी की पीठ से सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिमाग में केशरपुर के भूखे बच्चों की तस्वीर बार बार उभर रही थी, ऐसे जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक तेज रोशनी जला दी हो। वह जानती थीं कि अगर इस पत्र को फाइल में दबा दिया गया तो यह सिर्फ एक पत्र नहीं दबेगा, बल्कि भरोसे का एक आखिरी धागा टूट जाएगा, और फिर अगला पत्र शायद कभी नहीं आएगा, क्योंकि डर उम्मीद को निगल लेगा। उसने उसी वक्त फोन उठाया और इंस्पेक्टर राघव मलिक को फिर से ऑफिस बुलाया। राघव कुछ ही देर में आ गया, चेहरे पर वही अनुभवी सतर्कता, जैसे वह पहले से ही समझ रहा हो कि यह मामला रात के साथ खत्म नहीं होगा। आकृति ने सीधा सवाल किया, राघव, केशरपुर का प्रधान भानु प्रताप असल में कितना बड़ा खिलाड़ी है? राघव ने कुर्सी खींचकर बैठने से पहले एक पल खिड़की की तरफ देखा, जैसे शब्द कहने से पहले हवा का मिजाज पढ़ रहा हो। फिर धीमे मगर साफ स्वर में बोला, मैडम, वह आदमी गांव का प्रधान बनकर बैठा है, मगर उसका खेल गांव से बाहर तक फैला हुआ है। वह पंचायत के कामों में कमीशन काटता है, मनरेगा जैसी योजनाओं में हाजिरी का फर्जीवाड़ा करता है, और जो सवाल उठाए उसे या तो लालच देता है या डर दिखाता है। उसके पास दो तीन ऐसे लड़के हैं जो खुलेआम नहीं दिखते, मगर रात में किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाएं तो आदमी अपनी आवाज तक भूल जाए। आकृति की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। और ऊपर तक? राघव ने सांस खींची। ऊपर तक भी मैडम, स्थानीय ठेकेदारों से उसका लेन देन है, और कुछ लोग जो चुनाव के समय पैसा और भीड़ जुटाने में काम आते हैं, उनसे भी उसकी उठ बैठ है। आप सीधे टीम भेजेंगी तो वह पहले ही खबर पा लेगा। रिकॉर्ड साफ हो जाएगा, मजदूरों के बयान पलट जाएंगे, और मुंशी कह देगा कि उसे कुछ पता नहीं। फिर केस कोर्ट में भी हवा हो जाएगा।
आकृति ने मेज पर उंगली से हल्का सा ठक ठक किया। यह उसकी आदत थी जब वह भीतर ही भीतर किसी फैसले को तराश रही होती। उसने कहा, मतलब अगर मैं वर्दी पहनकर गई तो गांव बोलने से पहले ही चुप हो जाएगा। राघव ने सिर हिलाया। जी मैडम, यहां लोगों ने सिस्टम को नहीं, सिस्टम के डर को देखा है। इनके लिए वर्दी का मतलब सुरक्षा नहीं, सवाल होता है। आकृति ने पल भर को आंखें झुका लीं। उसे याद आया, कितनी बार लोग थाने के बाहर खड़े होकर भी अंदर कदम नहीं रखते, कितनी बार शिकायत की जगह खामोशी को चुन लेते हैं। उसने धीरे से कहा, तो फिर हमें उनका डर हटाना होगा। राघव ने तुरंत जवाब दिया, डर हटाने का सबसे आसान तरीका है प्रधान को पकड़ लेना। आकृति ने उसकी तरफ देखा, और पकड़ने का सबसे मुश्किल हिस्सा? राघव बोला, सबूत मैडम। और सबसे ज्यादा मुश्किल गवाह। यही शब्द आकृति के दिमाग में गूंज गए। सबूत और गवाह। अगर गवाह ही डर के मारे सांस रोक ले तो सबूत भी कागज का टुकड़ा बन जाता है। आकृति ने कुर्सी से उठते हुए कहा, सीधे कार्रवाई नहीं होगी। राघव ने चौंक कर पूछा, तो क्या होगा मैडम? आकृति कुछ कदम चलकर कमरे के एक कोने में रखी अलमारी तक गई, जहां उसकी वर्दी और कैप व्यवस्थित टंगी रहती थी। उसने अलमारी खोली, वर्दी के चमकते बटनों पर एक नजर डाली, फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, कभी कभी वर्दी की ताकत भी एक सीमा तक ही काम करती है राघव। जब दुश्मन अंधेरे में छिपा हो तो उसे बाहर निकालने के लिए हमें भी अंधेरे में उतरना पड़ता है। राघव समझ गया कि यह सिर्फ एक विचार नहीं, एक दिशा है। उसने फिर भी कोशिश की, मैडम, आप कहना चाह रही हैं कि आप खुद? आकृति ने साफ कहा, हां, मैं खुद केशरपुर जाऊंगी, लेकिन एसपी बनकर नहीं। मैं वहां एक मजदूर औरत बनकर रहूंगी। कमरे में जैसे हवा रुक गई। राघव की आंखें फैल गईं। यह बहुत बड़ा रिस्क है मैडम। अगर किसी को भनक लग गई तो? आकृति ने उसकी बात काटी नहीं, बस बहुत शांत लहजे में बोली, भनक लगेगी तो रिस्क है, और अगर कुछ नहीं किया तो नुकसान तय है। उस पत्र में लिखे बच्चों का भूखा सोना तय है, मजदूरों का डर तय है, और भानु प्रताप का और मजबूत होना तय है। मैं रिस्क चुनूंगी, क्योंकि नुकसान मैं नहीं चुन सकती। यह वाक्य एक आदेश की तरह नहीं, एक प्रतिज्ञा की तरह था। राघव ने समझ लिया कि अब रोकना संभव नहीं। उसने धीरे से पूछा, आप कैसे जाएंगी मैडम? आकृति वापस मेज के पास आई। फाइलों की तरफ नहीं, बल्कि नक्शे की तरफ देखा। सबसे पहले हमें यह दिखाना होगा कि मैं देवगढ़ में नहीं हूं। बाहर सबको लगेगा कि एसपी किसी मीटिंग या ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर गई हैं। ऑफिस में मेरे नाम पर एक सरकारी गाड़ी सुबह निकलेगी। मीडिया को भी वही संकेत मिलेगा, और कंट्रोल रूम में वही एंट्री होगी। राघव बोला, और अंदर? आकृति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंदर बस तुम और मैं जानेंगे, किसी को नहीं। एएसपी, डीएसपी, किसी को भी नहीं। जितने लोग जानेंगे उतना रिस्क बढ़ेगा। राघव ने तुरंत कहा, मैडम, कम से कम एक महिला कांस्टेबल। आकृति ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। किसी बाहरी चेहरे से शक बढ़ेगा। मुझे वहां कविता बनकर जाना है, एक ऐसी औरत जो किसी की नजर में खास न लगे, जिस पर कोई ध्यान न दे, जिसे लोग देखकर कहें यह तो हमारी जैसी ही है। राघव ने पूछा, कविता? आकृति ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। हां, मेरा नया नाम कविता होगा। तुम उसके लिए एक कहानी बनाओगे, ऐसी कहानी जो सच जैसी लगे। मैं विधवा नहीं बनूंगी, क्योंकि विधवा पर गांव जल्दी तरस खा लेता है और ज्यादा सवाल भी करता है। मैं एक ऐसी औरत बनूंगी जो पति से अलग है, मायके में जगह नहीं, ससुराल में सम्मान नहीं, और अब पेट पालने के लिए काम ढूंढ रही है। यही सबसे सुरक्षित झूठ है, क्योंकि यह झूठ नहीं, गांवों की सच्चाई है। राघव ने धीरे से कहा, और आपका हुलिया? आकृति की आवाज में अब योजना की धार थी। महंगी साड़ी नहीं, पुरानी फीकी साड़ी। हाथों में चूड़ियां नहीं, सिर्फ एक टूटे धागे की कलाई। बाल बिखरे, चेहरा थोड़ा धूल मिट्टी वाला, पैर में सस्ता चप्पल। और सबसे जरूरी, मेरी आंखों में अफसर वाला रोब नहीं दिखना चाहिए। मुझे थकान दिखानी है, मजबूरी दिखानी है, डर नहीं, लेकिन वह डर जैसा दिखता है वैसा अभिनय। राघव ने कहा, मैडम, अभिनय तो आप कर लेंगी, लेकिन जमीन पर 5 दिन। आकृति ने कहा,
5 नहीं, 7। पहले दिन लोग बस देखेंगे, दूसरे दिन नाम पूछेंगे, तीसरे दिन भरोसा बनने लगता है, चौथे, पांचवें दिन लोग बोलना शुरू करते हैं, छठे, सातवें दिन हमें असली बात मिल सकती है। और मैं हर शाम तुम्हें रिपोर्ट दूंगी, किसी ऐसे नंबर से जो ट्रैक न हो। राघव ने जिज्ञासा से पूछा। कैसे? आकृति ने कहा। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है, नक्शे में दिख रहा है। वहां रात को लोग कम आते हैं। मैं वहीं रुकूंगी और वहीं से किसी तय संकेत के जरिए तुम्हें खबर दूंगी। अगर नेटवर्क नहीं हुआ तो मिस्ड कॉल, अगर खतरा होगा तो 2 मिस्ड कॉल। राघव ने तुरंत नोट कर लिया। और अगर आपको सच में खतरा हो गया, आकृति ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, तो तुम बिना देर किए ऑपरेशन शुरू करोगे, लेकिन बिना मेरे संकेत के नहीं, क्योंकि जल्दी करेंगे तो भानु प्रताप सब समेट देगा। हमें उसे तभी पकड़ना है जब उसे लगे कि वह जीत चुका है। यह वाक्य पूरी रणनीति का सार था, दुश्मन को उसके अहंकार के शिखर पर पकड़ना। राघव ने कहा, मैडम, मैं आपके साथ 2 गाड़ियों में सिविल ड्रेस। आकृति ने फिर इनकार किया। नहीं, तुम बाहर रहोगे। तुम मेरा बैकअप हो, मेरी ढाल हो, लेकिन छाया की तरह। तुम्हें देवगढ़ में रहकर कंट्रोल संभालना है, ताकि सिस्टम को लगे कि एसपी की गैर मौजूदगी में भी प्रशासन चल रहा है। और तुमने अगर किसी भी अफसर को जरा सा भी संकेत दे दिया तो खबर आगे जाएगी। राघव ने सिर झुका दिया। वह समझ रहा था कि यह मिशन सिर्फ बहादुरी नहीं, बेहद सटीक गोपनीयता मांगता है। फिर भी उसके भीतर एक चिंता थी। उसने धीमे से पूछा, मैडम, अगर गांव के लोग आपको पहचान गए तो? आकृति ने जवाब दिया, वे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि वे पहचानना नहीं चाहते। गरीब की आंखें अमीर और अफसर की तरफ उठती नहीं, राघव। वे खुद को छोटा मान लेते हैं। मेरा काम यही सोच तोड़ना है, लेकिन तोड़ने से पहले मुझे उनकी दुनिया में उतरना होगा। यह कहते हुए आकृति ने उस भूरा लिफाफा फिर उठाया। उसने उसे ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई सबूत नहीं, कोई जिम्मेदारी हो। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। ऑफिस की लाइटें आधी बंद हो चुकी थीं, सिर्फ उसका कमरा अब भी रोशन था, जैसे यह रोशनी किसी फैसले की गवाही दे रही हो। राघव ने एक बार फिर कहा, मैडम, अगर मैं कहूं कि यह पागलपन है? आकृति ने उसकी तरफ देखकर बहुत शांत स्वर में कहा, पागलपन तब होता है जब सच सामने हो और हम आंखें बंद कर लें। यह जरूरत है राघव, और जरूरत कभी कभी सबसे खतरनाक रास्ता चुनती है। उसके बाद दोनों ने बाकी तैयारियों पर बात की। कपड़ों का इंतजाम, एक साधारण सा लोहे का तसला, फावड़ा और एक छोटा कपड़े का बैग जिसमें थोड़ा सा आटा, अचार, एक बोतल पानी और जरूरी दवाइयां हों। आकृति ने कहा, मैं अपनी पहचान की कोई चीज साथ नहीं ले जाऊंगी। कोई कार्ड, कोई फाइल, कुछ नहीं। सिर्फ एक छोटा सा पिन, जिसे मैं कपड़े के अंदर छुपा कर रखूंगी, ताकि जरूरत पड़े तो तुम्हें पहचान साबित कर सकूं। राघव ने पूछा, और सुबह? आकृति ने कहा, सुबह जब सरकारी गाड़ी हेडक्वार्टर से निकलेगी, उसी वक्त मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगी, बस से, भीड़ में, ताकि कोई कैमरा, कोई आदमी किसी भी तरह मेरा चेहरा न पकड़ सके। राघव ने हैरानी से कहा, एसपी मैडम बस में? आकृति ने धीरे से कहा, हां, क्योंकि मुझे वहां कविता बनकर पहुंचना है। और कविता के पास न सरकारी गाड़ी होती है, न सायरन। कविता के पास सिर्फ थकान होती है और पेट की आग। यह बोलते हुए आकृति ने अपनी वर्दी की तरफ देखा, जैसे वह उसे किसी वचन की तरह विदा कर रही हो। उसने अलमारी बंद की, चाबी घुमाई और वह चाबी अपनी हथेली में कसकर पकड़ ली। उस रात देवगढ़ सो गया, लेकिन एक अधिकारी जाग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कल सुबह से वह अधिकारी नहीं रहेगी। कल से वह एक मजदूर औरत होगी, जो मिट्टी ढोएगी, धूप में जलेगी और हर सांस के साथ सच्चाई के और करीब जाएगी। और यही वह पल था जहां से देवगढ़ की खामोशी टूटने वाली थी, क्योंकि जब एक अफसर अपनी वर्दी उतारकर जनता की धूल पहन ले, तो फिर सत्ता के महलों की नींव हिलना तय हो जाता है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि देवगढ़ से केशरपुर जाने वाली कच्ची सड़क पर एक पुरानी बस धूल उड़ाती हुई चल पड़ी। बस के अंदर बैठे लोगों के चेहरे थके हुए थे, जैसे नींद और उम्मीद दोनों ही उनसे पहले ही छिन चुकी हों।
कोई चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, तो कोई सिर झुकाए अपने घुटनों पर टिके हाथों को ताक रहा था। उसी बस के एक कोने में बैठी थी कविता। वही कविता जो कुछ दिन पहले तक देवगढ़ की एसपी आकृति वर्मा थी, लेकिन आज उसकी पहचान बस एक औरत की थी जो काम की तलाश में गांव जा रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर शहर की चमक नहीं, आंखों में हल्की घबराहट और थकान का मिला जुला असर था। वह जानबूझकर किसी से नजर नहीं मिला रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि भीड़ में घुलने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को छोटा कर लेना। केशरपुर का बस अड्डा किसी अड्डे जैसा नहीं, बस एक खुली सी जगह थी, जहां एक टूटा हुआ पेड़ और जंग लगी लोहे की बेंच खड़ी थी। कविता बस से उतरी तो सबसे पहले उसने चारों तरफ देखा। मिट्टी के घर, आधी गिरी दीवारें, नंगे पैर घूमते बच्चे और औरतों के चेहरे पर बैठी स्थायी थकान। यह वही गांव था जो सरकारी रिपोर्टों में सक्रिय और आत्मनिर्भर बताया गया था, लेकिन जमीन पर इसकी तस्वीर अलग थी। कविता ने मन ही मन सोचा, कागजों में बनने वाले गांव और मिट्टी में जीने वाले गांव के बीच का फर्क शायद यहीं से शुरू होता है। काम की जगह गांव से थोड़ी दूर थी, एक अधूरा सा नाला जिसे गहरा किया जा रहा था। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और उसकी किरणें बिना किसी दया के जमीन पर गिर रही थीं। लगभग 50 के आसपास औरतें और मर्द लाइन में लगे हुए थे। कोई फावड़ा चला रहा था, कोई तसले में मिट्टी भरकर सिर पर उठाकर ले जा रहा था। किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी, लेकिन संतोष भी नहीं। बस एक आदत थी, चुपचाप काम करते रहने की आदत। कविता ने अपने पल्लू को ठीक किया और मुंशी के पास पहुंची। उसकी आवाज में वही लाचारी थी जो उसने रास्ते भर तैयार की थी। साहब, काम मिल जाएगा, बहुत जरूरत है। मुंशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे इंसान नहीं, कोई औजार परख रहा हो। नहीं है, कविता ने सिर हिलाया। ठीक है, लग जा, दिन भर का काम है, हाजिरी लग जाएगी। बस इतना ही, न नाम पूछा गया न कहानी। कविता समझ गई कि यहां किसी की कहानी मायने नहीं रखती, सिर्फ उसकी मेहनत मायने रखती है। उसने फावड़ा उठाया। पहली बार जब फावड़ा जमीन में गड़ा तो हाथों में अजीब सी झनन्नाहट दौड़ गई। पुलिस अकादमी में उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन यह काम वहां नहीं सिखाया जाता। मिट्टी सख्त थी, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। कुछ ही देर में उसकी हथेलियों में जलन होने लगी, माथे से पसीना बहकर आंखों तक आने लगा। वह जानबूझकर रुकी नहीं। उसने खुद से कहा कि अगर वह यहां कमजोर पड़ी तो उसकी पूरी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। आसपास की औरतें चुपचाप काम कर रही थीं, लेकिन उनकी निगाहें कभी-कभी कविता पर टिक जाती थीं। नई थी, इसलिए देखी जा रही थी। कविता को यह देखना जरूरी था, क्योंकि यही निगाहें बाद में भरोसे में बदल सकती थीं। कुछ समय बाद उसने तसले में मिट्टी भरी और उसे सिर पर उठाया। तसले का वजन ऐसा था कि गर्दन झुकने लगी। हर कदम के साथ सिर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर जाकर मिट्टी फेंकते वक्त उसके हाथ कांप गए। वह पल भर के लिए रुक गई, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। उसी वक्त एक औरत ने उसकी तरफ देखा। उम्र करीब 40 के आसपास रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां उम्र से पहले आ चुकी थीं। उसने बिना मुस्कुराए कहा, नई हो, धीरे धीरे सीख जाओगी। बस इतना कहकर वह फिर अपने काम में लग गई। कविता के लिए यह वाक्य बहुत मायने रखता था। यह पहला मानवीय वाक्य था जो किसी ने उससे कहा था। दोपहर होते होते सूरज आग उगलने लगा। काम थोड़ी देर के लिए रुका। सब अपनी अपनी पोटली खोलकर बैठ गए। किसी के पास सूखी रोटी थी, किसी के पास नमक, किसी के पास बस एक प्याज। कविता ने भी अपनी छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार था। वह चुपचाप खाने लगी। वही औरत जिसने पहले उससे बात की थी, उसके पास आकर बैठ गई। नाम क्या है? उसने पूछा। कविता, उसने जवाब दिया। मैं मीना हूं, औरत ने कहा। कहां से आई हो? कविता ने वही कहानी सुनाई जो उसने तैयार की थी। काम नहीं था, घर में हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए यहां आ गई। मीना ने सिर हिलाया, जैसे यह कहानी उसने पहले भी कई बार सुनी हो। हम सब की कहानी अलग अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा है, उसने धीमे से कहा। कविता ने मौका देखकर पूछा, यहां पैसे ठीक से मिल जाते हैं ना? मीना के चेहरे पर एक हल्की सी कड़वाहट आ गई। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली,
कागजों में सब ठीक है, असल में पिछले 3 महीने से 1 रुपया नहीं मिला। कविता ने जानबूझकर हैरानी दिखाई। तो फिर? मीना ने कहा। तो फिर क्या? प्रधान कहते हैं पैसा नहीं आया, और ज्यादा बोलो तो मुसीबत। उसी वक्त एक दूसरी औरत, सरला, पास आकर बैठ गई। उसने मीना को घूर कर देखा। ज्यादा मत बोल, नहीं है, डर जाएगी। सरला की आंखों में डर साफ दिख रहा था। कविता समझ गई कि यह डर किसी एक घटना का नहीं, बल्कि लंबे समय से दबे हुए जुल्म का नतीजा है। उसने बात बदल दी। पानी कहाँ मिलेगा? मीना ने अपनी बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। यह छोटा सा इशारा था, लेकिन कविता जानती थी कि भरोसे की शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है। शाम तक उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। पीठ में दर्द ऐसा था कि सीधा खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। जब मुंशी ने हाजिरी लगाई और कहा कि पैसे बाद में मिलेंगे, तो किसी ने सवाल नहीं किया। सब चुपचाप अपने घरों की तरफ चल दिए। कविता के लिए यह चुप्पी सबसे डरावनी थी। वह जानती थी कि अगर लोग बोलना भूल जाएं, तो जुल्म हमेशा जीत जाता है। रात के लिए कविता गांव के बाहर बने पुराने मंदिर के चबूतरे पर रुकी। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। वह वहीं बैठकर अपने पैरों की मालिश करने लगी। दर्द ऐसा था कि आंखें बंद करते ही आंसू निकल आते, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने जेब से छोटा सा फोन निकाला और एक मिस्ड कॉल किया। यह उसका पहला संकेत था, सब ठीक है, मैं पहुंच गई हूं। फोन वापस रखते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे साफ दिख रहे थे। शहर में रहते हुए उसने कभी इतने सितारे नहीं देखे थे। अगले दिन वही दिनचर्या शुरू हुई। वही नाला, वही धूप, वही चुप्पी। लेकिन आज कुछ अलग था। लोग उसे अब सिर्फ नई औरत नहीं मान रहे थे। वह काम में पीछे नहीं हटती थी, शिकायत नहीं करती थी। यह बात लोगों को दिख रही थी। तीसरे दिन मीना ने खुद आकर कहा, तुम मेहनती हो। यह एक तरह की स्वीकृति थी। कविता ने धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू किया। वह ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी, बस सुनती थी। किसी के बच्चे के बारे में, किसी के बीमार सास ससुर के बारे में। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से एक बच्चे के लिए बिस्कुट ले दिए, किसी बुजुर्ग को दर्द की दवा। ये छोटे छोटे काम थे, लेकिन इन्हीं से दीवारें गिरती हैं। धीरे धीरे नाम सामने आने लगा। भानु प्रताप। उसका नाम कोई सीधे नहीं लेता था। जब भी उसका जिक्र आता, आवाज अपने आप धीमी हो जाती। वह अगर नाराज हो गया तो यह वाक्य अधूरा छोड़ दिया जाता, जैसे आगे का मतलब सब जानते हों। कविता समझ गई कि डर यहां हवा में घुला हुआ है। चौथे दिन प्रधान खुद काम की जगह आया, बड़ी गाड़ी, आप पर धूल उड़ाती हुई। वह उतरा नहीं, गाड़ी में बैठा रहा। मुंशी दौड़कर गया। प्रधान की निगाहें मजदूरों पर पड़ीं। एक बूढ़े आदमी ने हिम्मत करके पूछा, मालिक, पैसे कब मिलेंगे? प्रधान हंसा, जब मिलेंगे तब, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। गाड़ी आगे बढ़ गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कविता ने देखा, मीना की आंखें भर आई थीं। उसी रात मीना चुपचाप मंदिर के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। कविता, मेरी बेटी को तेज बुखार है, दवा के पैसे नहीं हैं। कविता का दिल भारी हो गया। उसने बिना सोचे अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ पैसे निकाले और मीना के हाथ में रख दिए। मीना घबरा गई। नहीं, तुम खुद। कविता ने उसका हाथ थाम लिया। बच्ची पहले। उस पल कविता को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक जांच नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान के तौर पर किसी के दर्द का हिस्सा बन रही है। वह रात कविता के लिए करवटों में बीती। उसे पता था कि अब वह सिर्फ देखने वाली नहीं रही। अब वह इस गांव की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। और जब कोई कहानी का हिस्सा बन जाता है, तो उसे बीच में छोड़कर जाना आसान नहीं होता। उसे यह भी एहसास हो चुका था कि केशरपुर में सच्चाई किसी फाइल में नहीं, बल्कि इन थकी आंखों और कांपते होंठों में छुपी हुई है। और अगर वह इस सच्चाई तक पहुंचना चाहती है, तो उसे अभी और सहना होगा और गहराई में उतरना होगा। यही सोचते हुए उसने आसमान की तरफ देखा, जहां वही सितारे अब भी चमक रहे थे, लेकिन उनके नीचे जमीन पर एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। केशरपुर की सुबहें अब कविता के लिए नई नहीं रही थीं। जिस कच्ची जमीन पर पहले कदम रखते ही शरीर चौंक जाता था, अब वही जमीन रोज की तरह पैरों के नीचे दबती चली जाती थी।
हाथों के छाले सख्त हो चुके थे, पीठ के दर्द ने शरीर में अपनी स्थायी जगह बना ली थी और धूप अब जलन नहीं, एक आदत जैसी लगने लगी थी। लेकिन इन सबके बीच जो चीज बदल रही थी, वह थी गांव वालों की नजर। पहले जिन आंखों में सिर्फ जिज्ञासा थी, अब उनमें पहचान थी, और पहचान के साथ साथ एक धीमी सी उम्मीद भी, जो खुलकर सामने तो नहीं आती थी, लेकिन चुप्पी में साफ झलकने लगी थी। उस दिन काम कुछ देर से शुरू हुआ। मुंशी बार बार मोबाइल देख रहा था, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। मजदूर लाइन में खड़े थे, लेकिन फावड़े जमीन में नहीं गड़ रहे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कविता यह सब देख रही थी, बिना कुछ पूछे। उसने सीख लिया था कि यहां सवाल नहीं, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। थोड़ी देर बाद दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। धूल का एक बादल उठा और कुछ ही पलों में वह गाड़ी सबके सामने थी। वही गाड़ी जिसे गांव वाले दूर से ही पहचान लेते थे। प्रधान भानु प्रताप की गाड़ी। गाड़ी रुकी, लेकिन प्रधान बाहर नहीं उतरा। खिड़की का शीशा नीचे हुआ और भीतर से उसकी भारी, रूखी आवाज निकली। काम ढंग से हो रहा है ना? मुंशी दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचा, जैसे किसी राजा के दरबार में हाजिरी लगाने आया हो। जी मालिक, सब ठीक चल रहा है। प्रधान की निगाहें एक एक मजदूर पर घूमने लगीं। वह निगाह नहीं, जैसे कोई हिसाब लगा रहा हो, कौन कितना झुका हुआ है, कौन कितना डरा हुआ है। उसकी आंखें कविता पर भी ठहरीं, एक पल के लिए, बस एक पल। लेकिन उस एक पल में कविता ने महसूस किया कि यह आदमी आदत से मजबूर है। उसे लोगों को नीचे देखना अच्छा लगता है। तभी एक बूढ़ा मजदूर, जिसकी पीठ उम्र और मेहनत दोनों से झुक चुकी थी, आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मालिक, कई महीने हो गए। बच्चों के लिए राशन उधार लेना पड़ रहा है। पैसे। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। प्रधान हंस पड़ा। वह हंसी इतनी तेज नहीं थी, लेकिन उसमें तिरस्कार साफ था। पैसे जब आएंगे तब मिलेंगे। हर बात पर रोना बंद करो। काम करना है तो करो, वरना और भी लोग हैं। गाड़ी आगे बढ़ गई। धूल फिर से हवा में घुल गई। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसकी हिम्मत को जमीन पर गिराकर कुचल दिया हो। किसी ने उसे सहारा नहीं दिया। सब चुप थे। वही चुप्पी जो इस गांव की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब फावड़ों की आवाज में थकान से ज्यादा गुस्सा था। फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। कविता ने महसूस किया कि यह गुस्सा अगर बाहर नहीं निकला तो किसी न किसी दिन किसी को जला देगा। दोपहर के बाद काम खत्म हुआ। लोग बिना बात किए अपने अपने घरों की तरफ बढ़ गए। कविता जानती थी कि आज कुछ बदलेगा। या तो डर और गहरा होगा, या फिर कहीं कोई दरार पड़ेगी। शाम ढलने लगी थी जब वह मीना के घर की तरफ गई। मीना का घर गांव के आखिरी छोर पर था। एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी हुई छत और दीवारों पर दरारें। अंदर घुसते ही कविता को दवा की गंध और बुखार की गर्म हवा महसूस हुई। मीना की बेटी चटाई पर लेटी थी, चेहरा तप रहा था। मीना एक कोने में बैठी, हाथों से अपनी साड़ी को मरोड़ रही थी। कविता को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। दवा से कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने धीमे से कहा। कविता ने बच्ची के माथे पर हाथ रखा। तापमान अब भी ज्यादा था। उसने मीना से कहा कि शहर के अस्पताल ले जाना होगा। मीना की आवाज टूट गई। पैसे कहां से लाऊं? यह सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था, यह उस सिस्टम का सवाल था जिसने एक मां को इतना बेबस कर दिया था। अभी वे बात कर ही रही थीं कि बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पर वही सख्ती थी जो डराने के लिए काफी होती है। मीना, उनमें से एक ने कहा, प्रधान ने बुलाया है। मीना घबरा गई। मेरी बेटी बीमार है, उसने कहा। मैं नहीं आ सकती। दूसरा आदमी हंसा। बीमारी तो रोज किसी न किसी की होती है, हिसाब तो देना पड़ेगा। उसने मीना का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। उस पल कविता के भीतर कुछ टूट गया। यह सिर्फ एक जांच नहीं रह गई थी, यह एक औरत को घसीटने का दृश्य था जिसे वह अब और नहीं देख सकती थी। कविता आगे बढ़ी। उसकी आवाज अचानक बदल गई। उसका हाथ छोड़ो। दोनों आदमी पलटकर उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी थी। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? एक ने कहा। कविता की आवाज में डर नहीं था। एक औरत, उसने कहा, और इतना काफी है।
आदमी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। बहुत हिम्मत आ गई है तुझे। उसने फिर से मीना को खींचा। कविता ने उसका हाथ झटक दिया। यह हरकत इतनी तेज थी कि दोनों एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण सी दिखने वाली औरत ऐसा कर पाएगी। हमें प्रधान के काम में दखल मत दे, दूसरे ने चेतावनी दी। कविता की आंखों में अब वह चमक थी जो सिर्फ आदेश देने वालों की आंखों में होती है। जाओ यहां से, उसने कहा, और प्रधान से कह देना कि डर के सहारे राज ज्यादा दिन नहीं चलता। यह सुनते ही दोनों आदमी आगे बढ़े। एक पल के लिए माहौल तन गया। फिर कविता ने अपनी पूरी ताकत से एक को धक्का दिया और दूसरे की कलाई पकड़कर मोड़ दी। दर्द से उसकी चीख निकल गई। यह सब कुछ सेकंडों में हुआ। दोनों आदमी पीछे हट गए। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि यह औरत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वे गालियां बकते हुए पीछे हटे और अंधेरे में गुम हो गए। मीना और उसकी सास यह सब देखती रह गईं। मीना की आवाज कांप रही थी। कविता, तुम कौन हो? कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी यह जानना जरूरी नहीं, उसने कहा। अभी बच्ची जरूरी है। उसने फिर से पैसे दिए और मीना को तुरंत शहर जाने को कहा। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कविता के पैर छूने चाहे, लेकिन कविता ने उसे रोक लिया। यह एहसान नहीं है, उसने कहा, यह हक है। मीना के जाने के बाद कविता देर तक वहीं बैठी रही। उसे पता था कि अब उसका भेष खतरे में है। प्रधान तक यह बात जरूर पहुंचेगी कि किसी ने उसके आदमियों का सामना किया है। गांव वालों में भी अब बातें फैलेंगी। डर के साथ साथ सवाल भी उठेंगे। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यही वह दरार है जिसकी उसे तलाश थी। बिना दरार के दीवार गिरती नहीं। उस रात उसने मंदिर के चबूतरे पर बैठकर राघव को संकेत दिया। 2 मिस्ड कॉल। यह तयशुदा इशारा था, मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। फोन बंद करते हुए उसने गहरी सांस ली। उसे अपने फैसले का पूरा भार महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। उसने पहली बार देखा था कि चुप्पी हिल सकती है, डर पीछे हट सकता है। अगली सुबह गांव में माहौल बदला हुआ था। लोग काम पर तो आए, लेकिन उनकी निगाहें कविता को ढूंढ रही थीं। कुछ उसे दूर से देख रहे थे, कुछ उसके पास आकर चुपचाप खड़े हो जाते थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। सरला, जो पहले हमेशा डराती थी, आज उसके पास आई और बहुत धीमे से बोली, जो तुमने कल किया, कोई औरत यहां ऐसा नहीं करती। यह तारीफ नहीं थी, यह स्वीकार था। कविता समझ गई कि अब लोग उसे सिर्फ मजदूर नहीं मान रहे, अब वह उनके डर की सीमा को छू चुकी थी। उसी दिन दोपहर को खबर आई कि प्रधान ने कुछ लोगों को अपने घर बुलाया है। यह सीधा संकेत था कि तूफान अब सामने आने वाला है। कविता जानती थी कि उसे अब और देर नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी करना है, वह जल्द करना होगा। लेकिन जल्दबाजी भी खतरनाक थी। उसे वह पल चाहिए था जब प्रधान खुद को सबसे सुरक्षित समझे। वह शाम को मंदिर के पास बैठी रही और आसमान की तरफ देखती रही। बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। हवा भारी हो रही थी। यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं था, यह उस कहानी का मोड़ था जहां से पीछे लौटना संभव नहीं होता। कविता ने खुद से कहा कि अब यह सिर्फ निरीक्षण नहीं है, अब यह टकराव है, और जब टकराव तय हो जाए तो डर को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। केशरपुर की चुप्पी टूट चुकी थी, और जब चुप्पी टूटती है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। केशरपुर में उस सुबह हवा कुछ अलग थी। सूरज रोज की तरह ही निकला था, लेकिन उसकी रोशनी में आज एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, मगर निगाहें रास्तों पर कम और प्रधान की हवेली की तरफ ज्यादा उठ रही थीं। कल रात की घटना अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर कोई जान चुका था कि प्रधान के आदमियों को किसी ने खुलेआम रोक दिया है, किसी ने मारा है, और सबसे बड़ी बात, वह कोई आदमी नहीं, एक औरत थी। कविता यह सब चुपचाप देख रही थी। वह जानती थी कि अब उसका भेष ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन यही तो वह बिंदु था जहां से खेल असल में शुरू होना था। उसने आज काम पर न जाने का फैसला किया। उसने वही पुरानी फीकी साड़ी पहनी, लेकिन इस बार चाल में झिझक नहीं थी। आंखों में डर की जगह ठहराव था। वह सीधे प्रधान भानु प्रताप की हवेली की तरफ चल पड़ी।
हवेली गांव के बीचों बीच थी, ऊंची दीवारों और लोहे के बड़े फाटक से घिरी हुई। बाहर दो लोग पहरा दे रहे थे। कविता को देखते ही उन्होंने रास्ता रोका। कहाँ? एक ने रूखे स्वर में पूछा। कविता ने शांत आवाज में कहा, प्रधान से मिलना है। कह देना, कल रात वाली औरत आई है। पहरेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शायद उन्हें पहले ही हिदायत मिल चुकी थी। कुछ पल बाद फाटक खुला और कविता को अंदर जाने का इशारा किया गया। हवेली के भीतर का दृश्य कविता के लिए नया नहीं था, फिर भी चुभने वाला था। चमकदार फर्श, महंगे फर्नीचर, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, यह सब उसी मिट्टी से निकला था जिसे वह और बाकी मजदूर रोज ढोते थे। बीच वाले कमरे में भानु प्रताप एक बड़े सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो सिर्फ तब आता है जब आदमी को लगता है कि वह कानून से ऊपर है। उसके आसपास दो तीन आदमी खड़े थे। उनकी आंखों में घूरने का हुक्म साफ दिख रहा था। तो तू है वह? भानु प्रताप ने कविता को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें। मेरे लोगों पर हाथ उठाया। कविता ने बिना झुके जवाब दिया, हिम्मत तो तुमने दिखाई है प्रधान जी। गरीबों की मजदूरी खाकर भी चैन से बैठने की। कमरे में हल्की सी खुसर पुसर हुई। प्रधान का चेहरा सख्त हो गया। ज्यादा जुबान मत चला, उसने कहा। यह गांव है, यहां नियम मैं तय करता हूं। कविता ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी प्रॉमत कर रहे हैं कि घाम है, नेता हां। आवाज अब और ठोस हो चुकी थी। नियम कागजों में सरकार तय करती है और इंसानियत दिल में। प्रधान ठहाका मारकर हंसा। इंसानियत यहां वही जिंदा रहता है जो झुकना जानता है। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। इसे सबक सिखाओ ताकि दोबारा कोई औरत इस तरह बोलने की हिम्मत न करे। आदमी आगे बढ़े। कमरे का माहौल भारी हो गया, लेकिन कविता अपनी जगह से नहीं हिली। उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने धीरे से अपने सिर से पल्लू हटाया। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन उसका असर गहरा था। उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब उसमें मजदूर की थकान नहीं, बल्कि अफसर का आदेश था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था भानु प्रताप, लेकिन तुम जैसे लोग मौका समझते नहीं, सिर्फ ताकत समझते हैं। प्रधान और उसके आदमी एक पल के लिए ठिठक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह बदलाव कैसे हुआ। उसी पल बाहर से सायरन की आवाज गूंजी, पहले एक, फिर कई। हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुक चुकी थीं। भारी बूटों की आवाज अंदर तक आने लगी। दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राघव मलिक अपने दल के साथ अंदर दाखिल हुए। कमरा पुलिस की मौजूदगी से भर गया। कविता ने अपनी साड़ी को थोड़ा सा हटाया। उसके भीतर पहनी वर्दी की झलक दिखाई दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। भानु प्रताप की आंखें फैल गईं। उसके दूरतटस्थ चेहरे का रंग उड़ चुका था। पहचाना मुझे? कविता ने कहा। मैं एसपी आकृति वर्मा हूं। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारे गांव में मजदूर बनकर रह रही थी। तुम्हारे हर झूठ, हर धमकी और हर गुनाह को मैंने अपनी आंखों से देखा है। भानु प्रताप के घुटने जैसे जवाब दे गए। वह सोफे से फिसलकर नीचे आ गया। माफ कर दीजिए मैडम, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। गलती हो गई, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। आकृति की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। माफी अब मुझे नहीं, अदालत को दोगे। उसने राघव की तरफ देखा। अरेस्ट करो। हथकड़ियां लगीं। भानु प्रताप और उसके आदमी बेबस खड़े थे। जिस आदमी को गांव में राजा समझा जाता था, वह अब कानून के सामने एक आरोपी था। हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। किसी ने खबर फैला दी थी कि प्रधान पकड़ा गया है। लोग अपने घरों से निकल आए थे। जब उन्होंने भानु प्रताप को हथकड़ियों में बाहर आते देखा, तो कुछ पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर भीड़ में से एक आवाज उठी, फिर दूसरी। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे। आकृति बाहर आई। अब वह पूरी तरह अपनी वर्दी में थी। वही वर्दी जिसे देखकर लोग पहले डरते थे, लेकिन आज उसी वर्दी में उन्हें सुरक्षा दिख रही थी। आकृति ने एक छोटा सा माइक लिया। केशरपुर के लोगों, उसने कहा, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत की कमाई आपसे छीनी गई थी। वह पैसा आपको वापस मिलेगा, एक एक रुपया। भीड़ में हलचल हुई। मीना आगे बढ़ी। उसकी बेटी उसके साथ खड़ी थी। मीना की आंखें भर आईं। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, उसने कहा। हम पहचान नहीं पाए। आकृति ने उसे गले लगा लिया।
तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। गलती डर की नहीं होती, गलती जुल्म की होती है। उस दिन के बाद केशरपुर की तस्वीर बदलने लगी। प्रधान की संपत्ति की जांच शुरू हुई, पंचायत के रिकॉर्ड जब्त किए गए, मजदूरों के खाते खुलवाए गए। जो पैसा महीनों से रुका हुआ था, वह धीरे धीरे उनके खातों में पहुंचने लगा। गांव में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह जमीन पर भी उतर सकता है। आकृति वापस देवगढ़ लौट आई। वही ऑफिस, वही मेज, वही फाइलें। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने देखा था कि वर्दी उतारकर भी अगर कोई सच के साथ खड़ा हो तो वह वर्दी से कहीं ज्यादा ताकतवर बन सकता है। लेकिन यह जीत अधूरी थी। आकृति जानती थी कि भानु प्रताप जैसे लोग अकेले नहीं होते, वे सिर्फ मोहरे होते हैं। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे होते हैं। कुछ ही दिनों में खबर आई कि भानु प्रताप को जमानत मिल गई है। ऊपर से दबाव आया था। फोन कॉल आए, इशारों में बातें हुईं। इतना आगे मत जाइए, कहा गया। आकृति ने फोन काट दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा। देवगढ़ वैसा ही लग रहा था जैसा पहले लगता था, शांत। लेकिन अब वह जानती थी कि इस शांति के पीछे क्या छुपा है। उस रात वह देर तक ऑफिस में बैठी रही। उसे मीना की बेटी का चेहरा याद आ रहा था, बूढ़े मजदूर की झुकी पीठ याद आ रही थी। वह समझ चुकी थी कि एक लड़ाई जीत लेने से जंग खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत थी। कहीं न कहीं कोई और भानु प्रताप तैयार खड़ा होगा, और शायद उससे भी बड़ा कोई। आकृति ने अपनी वर्दी को टेबल पर रखा और उसे देर तक देखती रही। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में संकल्प था। उसने खुद से कहा कि अगर सच तक पहुंचने के लिए उसे फिर किसी और रूप में उतरना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी नौकरी नहीं थी, यह उसका कर्ज था उन लोगों के प्रति जिन्होंने डर के बावजूद भरोसा करना सीख लिया था। भानु प्रताप की गिरफ्तारी के बाद केशरपुर में कुछ दिनों तक जैसे त्योहार का माहौल रहा। जिन गलियों में पहले शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था, वहां अब लोग देर तक बैठे बातें करते थे। मजदूरों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने उनके कंधों से सालों पुराना बोझ उतार दिया हो। जिन खातों में महीनों से शून्य पड़ा था, उनमें पहली बार पैसे आए। छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। कहीं घर की टूटी छत पर नई टिन चढ़ी, कहीं बच्चों के पैरों में चप्पल आई, और कहीं रसोई में दाल 2 दिन लगातार बनी। यह सब देखकर लगता था कि शायद कहानी यहीं खत्म हो गई है। लेकिन आकृति वर्मा जानती थीं कि असली कहानियां कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। भानु प्रताप को जेल में डाले हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि जमानत की खबर आ गई। यह खबर किसी धमाके की तरह नहीं आई, बल्कि एक साधारण सूचना की तरह आई, जैसे सिस्टम यह जताना चाहता हो कि यह सब होना ही था। आकृति ने फाइल हाथ में ली, तारीख देखी और बिना कोई भाव बदले फाइल बंद कर दी। वह समझ चुकी थीं कि भानु प्रताप जैसे लोग सिर्फ सामने दिखने वाले चेहरे होते हैं। उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा हाथ होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह मौजूद रहता है। देवगढ़ में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ऑफिस में वही काम, वही रिपोर्ट्स, वही मीटिंग्स। लेकिन आकृति के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानती थीं कि अगर मामला यहीं रोक दिया गया तो केशरपुर सिर्फ एक अपवाद बनकर रह जाएगा। और अपवाद सिस्टम को नहीं बदलते। सिस्टम तभी बदलता है जब उसकी जड़ों तक हाथ पहुंचाया जाए। इसी बीच एक सुबह इंस्पेक्टर राघव मलिक हड़बड़ाते हुए उनके कमरे में आए। उनके चेहरे पर वही तनाव था जो तब आता है जब कोई खबर सिर्फ बुरी नहीं बल्कि डरावनी भी हो। मैडम, उन्होंने कहा, सोहनपुर गांव में रात को कुछ हो गया है। आकृति की निगाहें तेज हो गईं। क्या हुआ? राघव ने धीमी आवाज में बताया। अवैध शराब पीने से कई लोगों की हालत बिगड़ गई है। 8 की मौत हो चुकी है। कई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच हैं। आकृति के हाथ से पेन छूट गया। यह कोई साधारण अपराध नहीं था। यह सीधा सीधा कत्ल था, बस तरीका अलग था। वह बिना समय गंवाए टीम के साथ सोहनपुर के लिए निकल पड़ीं। रास्ते भर उन्हें केशरपुर याद आता रहा। वही डर, वही मजबूरी, वही चुप्पी। सोहनपुर पहुंचते ही जो मंजर उन्होंने देखा, उसने उनके भीतर के अफसर से पहले इंसान को झकझोर दिया। घरों के बाहर रोती औरतें, बदहवास बच्चे और एक अजीब सी खामोशी
जो चीखों से भी ज्यादा भारी थी। एक घर में घुसते ही आकृति की नजर कमला पर पड़ी। वही कमला जो केशरपुर में काम के दौरान अक्सर चुप रहती थी, आज वह अपने पति के शव से लिपटी हुई थी। उसकी आवाज में दर्द नहीं, टूटन थी। मैडम, उसने कहा, मैंने मना किया था। मैंने कहा था मत पीना, लेकिन यह सस्ती थी। सबने कहा कुछ नहीं होगा। आकृति ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, यह उस जहर की लड़ाई है जो लालच के साथ मिलकर पूरे सिस्टम में फैल चुका है। जांच शुरू हुई, लेकिन इस बार रास्ता और भी मुश्किल था। शराब कहां से आई, किसने बांटी, किसके कहने पर, इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा था। जिन लोगों ने शराब बांटी थी वे गायब थे, जिनके नाम सामने आते वे चुप हो जाते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ऊपर से दबाव आने लगा। फोन कॉल्स आए, सलाह दी गई, चेतावनी भी। इतना बड़ा मामला मत बनाइए, कहा गया। गरीब लोग हैं, गलती हो गई। आकृति ने हर कॉल शांति से सुना, लेकिन हर कॉल के साथ उनका यकीन और पक्का होता गया कि यह गलती नहीं, साजिश है। एक शाम वह अपने ऑफिस में अकेली बैठी थीं। बाहर अंधेरा घिर चुका था। उन्हें बार बार केशरपुर की याद आ रही थी। मीना की आंखों में भरोसा, मजदूरों की पहली मुस्कान और फिर सोहनपुर की लाशें। उन्होंने राघव को बुलाया। राघव, उन्होंने कहा, वर्दी की भी एक सीमा होती है। राघव समझ गया कि मैडम किस तरफ जा रही हैं। मैडम, उसने धीरे से कहा, इस बार खतरा ज्यादा है। आकृति ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही फौलादी चमक थी जो केशरपुर से पहले भी थी, लेकिन अब और गहरी हो चुकी थी। जानती हूं, उन्होंने कहा, लेकिन अगर हम अब पीछे हटे तो यह जहर और फैलेगा। जांच में धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। अवैध शराब का जाल जिले से गुजरने वाले हाईवे से जुड़ा था। ट्रकों के जरिए माल आता जाता था। ढाबे, छोटे होटल और सुनसान गोदाम इस नेटवर्क के अड्डे थे। आकृति ने एक फैसला लिया। इस बार वह सिर्फ किसी गांव में नहीं उतरने वाली थीं, बल्कि उस रास्ते पर उतरने वाली थीं जहां से मौत का यह कारोबार चल रहा था। कुछ ही हफ्तों बाद हाईवे पर एक बंद पड़ा ढाबा फिर से खुला। नाम था सावित्री ढाबा। ढाबे की मालकिन थी सावित्री। यही सावित्री असल में आकृति वर्मा थीं। इस बार उनका भेष अलग था। सादी सलवार कमीज, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर स्थायी थकान और आंखों में ऐसी उदासी जो सवाल नहीं पूछती। उनकी कहानी यह थी कि वह विधवा हैं, भाई को पढ़ाने के लिए ढाबा चला रही हैं। राघव बाहर से संपर्क में था, लेकिन ऐसे जैसे कोई साधारण ग्राहक हो। धीरे धीरे ढाबा चलने लगा। ट्रक ड्राइवर आने लगे, बातें होने लगीं। शराब, पैसे, चुनाव, सप्लाई। आकृति चुपचाप सब सुनती रहीं। कुछ शब्द बार बार सुनाई देने लगे, कुछ नाम, कुछ कोड। यह वही धागे थे जिनकी उन्हें तलाश थी। एक रात जब एक बड़ा आदमी ढाबे पर आया और हफ्ते की बात करने लगा, तो आकृति को यकीन हो गया कि वह सही जगह पर हैं। जाल बिछ चुका था। आखिरकार वह सुबह भी आई जब सारे धागे एक जगह जुड़ गए। एक पुरानी फैक्ट्री जहां शराब बनाई जा रही थी। एक तय समय आकृति ने राघव को संकेत दिया। ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस ने फैक्ट्री को घेर लिया। अंदर से जहरीली शराब के ड्रम मिले, रिकॉर्ड मिले और वह नाम भी सामने आए जिन पर शक था। जब गिरफ्तारी हुई तो कई चेहरे बेनकाब हुए। भानु प्रताप का नाम फिर सामने आया और उसके साथ कुछ ऐसे नाम जो अब तक सिर्फ पर्दे के पीछे थे। इस बार मामला दबाना आसान नहीं था। लाशें बहुत थीं, सबूत ठोस थे और कहानी बहुत आगे जा चुकी थी। मीडिया भी सामने था, लोग सवाल पूछ रहे थे। आकृति ने प्रेस के सामने सिर्फ इतना कहा, यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ है जो गरीब की जिंदगी को सस्ता समझती है। कुछ दिनों बाद कमला और सोहनपुर की दूसरी औरतें उनसे मिलने आईं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, भरोसा था। मैडम, कमला ने कहा, हमने सोचा था कोई हमारी नहीं सुनेगा। आकृति ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब तक एक भी आवाज बाकी है तब तक चुप्पी नहीं जीतेगी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आकृति जानती थी कि हर एक जाल तोड़ने के बाद नया जाल सामने आएगा, लेकिन अब वह डरती नहीं थीं। उन्होंने देख लिया था
कि जब एक अफसर अपनी कुर्सी छोड़कर जमीन पर उतरता है तो सिस्टम हिलता है। देवगढ़ फिर से शांत दिख रहा था, लेकिन इस शांति में अब डर नहीं था। और आकृति वर्मा अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए जानती थीं कि अगली लड़ाई किसी और नाम, किसी और जगह, किसी और रूप में आएगी। और जब आएगी तो वह फिर तैयार होंगी, क्योंकि उनके लिए वर्दी सिर्फ ओहदा नहीं थी, वह एक वादा थी कि जहां भी अन्याय होगा वहां चुप्पी को तोड़ने वाला कोई न कोई जरूर पहुंचेगा।